Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि नीट में ये चैप्टर से प्रत्येक साल 5 से 6 क्वेश्चन अर्थात 20 से 24 मार्क का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछी जाती हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी का कौन लाइन इंपॉर्टेंट है और कहां से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है और आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी लाइन को मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। नीट पास करने का टिप्स मैं आपको बता दूं। अब लास्ट का 70 डे के आसपास बचा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट लाइन को देखना है। जो भी इतना साल पढ़े हैं, 1 साल 2 साल से, वो क्लास नोट को पढ़िएगा, PYQ लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मॉक टेस्ट लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। तब आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्विकली रूप से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी लाइन को देख लेते हैं। पहला टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड एग्रीकल्चर, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, टिश्यू कल्चर, टोटीपोटेंसी, माइक्रो प्रोपागेशन, सोमाक्लोन, ये सब के बारे में आप पढ़े ही होंगे। उसका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। फिर उसका BT कॉटन है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और यहाँ से देखिए ये सब लाइन से नीट में क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछी गई है। फिर उसके बाद क्राई 1AC या क्राई 2AB के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसका पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, जिसमें RNA इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जिसमें C पेप्टाइड चेन आर के बारे में है। और यहाँ से देखिए एली लिली कंपनी से रिलेटेड धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है। फिर जीन थेरेपी टॉपिक है और उससे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ से नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। रिकम्बाइनेंट DNA टेक्नोलॉजी से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम लोग देखेंगे। एलाइसा से रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, वो देखेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल से रिलेटेड, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल में रैट है, रैबिट होगा, पिग होगा, सीप होगा, काव होगा, फिश होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में देखेंगे रोजी काव, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर जो प्रोटीन पाया जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। फिर इथिकल इशू, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 3 बार नीट में, उससे कोई वो लाइन को देखेंगे। फिर उसके बाद अमेरिकन कंपनी जो था, उससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन पूछा गया, वो जानेंगे। फिर बायोपैरेसी जो लास्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए तो शुरू से शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो इस चैप्टर को कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से एनसीईआरटी का वे सभी इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा, जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है या आगे पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें टिश्यू कल्चर पढ़े होंगे तो उसको एक बार क्विक रिकैप कर लीजिएगा। टोटीपोटेंसी भी पढ़े होंगे, उसको भी क्विक रिकैप कर लेना है। माइक्रो प्रोपागेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमाक्लोन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है धड़ल्ले से। 2006 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको GMO भी कहेंगे। देखिए प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो एंड एनिमल हुज जीन हैज बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो प्लांट का या बैक्टीरिया का या फंगी का, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल, इसके जीन में मैनिपुलेट किया जाता है, उसी को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे।
जिसको शॉर्ट में GMO भी कहेंगे। GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GM प्लांट हैज बीन यूजफुल इन मेनी वे में इसका हम लोग यूज करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज, पहला देखिएगा, पहला लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबाइटिक स्ट्रेस, जैसे में कोल्ड, डफ्ट, साल्ट एंड हीट, इससे हम लोग क्रॉप को टॉलरेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद टॉलरेंट प्रोवाइड करवाएंगे किस किस से, तो कोल्ड से, डफ्ट से, उसके बाद साल्ट से एंड हीट से। रिड्यूस रियलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड से क्या रिड्यूस हो जाती है उसकी रियलायंस को, ठीक है, रिड्यूस रियलायंस। जैसे पेस्ट रेसिस्टेंस क्रॉप का निर्माण करेंगे। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। फिर है इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एक्साउटेशंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल के फर्टिलाइजेशन को ये प्रिवेंट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा लाइन। पांचवा लाइन देखिएगा, यहाँ से नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू को इन्हांस करेंगे। जैसे गोल्डन राइस एग्जाम्पल है, इसमें विटामिन ए जो होगा इन रिच राइस होगा, गोल्डन राइस, अर्थात इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाया जाएगा, जिसको रतौंधी वगैरह हो जाएगा, अंधापन का बीमारी हो जाएगा, और भी बहुत चीज़ है जिसमें विटामिन ए का ज़रूरत होता है। तो उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देंगे फूड में। जैसे गोल्डन राइस इसका बेस्ट एग्जांपल है, याद रखिएगा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका यूज और उससे क्या क्या फ़ायदा होगा वो 5 पॉइंट में दिया गया है, और नीट में धड़ल्ले से यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर आगे देखेंगे NCERT का अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। जैसे यहाँ पे BT कॉटन दिया गया है, ये जो इतना पैराग्राफ देख रहे हैं, इतना से नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में, 2020 में, 2013 में, 2009 में, 2005 में, इधर से 2009 में, 2011 में, 2015 में, 2019 में, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इतना लाइन को। चलिए देखते हैं, सम कॉटन को, BT कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थुरिनजेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन डाइट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरिन्स। देखिए ये जो बेसिलस थुरिनजेसिस का जो स्ट्रेन है, ये प्रोड्यूस करेगी कुछ प्रोटीन को जो किल करेगा इंसेक्ट। जैसे में किस किस प्रकार के इंसेक्ट, तो लेपिडोप्टेरिन्स। किस में लेपिडोप्टेरिन्स काम करेगा, तो टोबैको बड वॉर्म में, आर्मी वॉर्म में, और कॉलियोप्टेरिन्स होगा, इसको भी क्या करेगी, किल करेगी। किस में, तो ब्रीटल में एंड डिप्टेरेंस, जैसे फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो में। तो ये तीन को क्या करेगी, किल करेगी, लेपिडोप्टेरिन्स को, कॉलियोप्टेरिन्स को और डाइप्टेरिन्स को। लेपिडोप्टेरिन्स किस में काम करेगा, तो टोबैको बड वर्म में एंड आर्मी वर्म में। कॉलियोप्टेरिन्स किस में, तो ब्रीटल्स में, एंड डाइप्टेरिन्स किस में, तो फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो में। बेसिलस थुरिनजेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। देखिए बेसिलस थुरिनजेसिस जो होगा किसका निर्माण करेगी, तो प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण करेगी। किसके दौरान, तो अपने पार्टिकुलर फेज, अपने ग्रोथ के पार्टिकुलर फेज में ये प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगी। दिस क्रिस्टल कंटेन टू टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और ये जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा ये क्या कंटेन करके रखेगी, तो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कंटेन करेगी। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, ये जो टॉक्सिन होगा वो बेसिलस को क्यों किल नहीं करेगी, ये क्वेश्चन NCERT पूछती है। एक्चुअली द BT टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। देखिए ये जो BT टॉक्सिन प्रोटीन है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में क्या होता है, एग्जिस्ट करेगी। बट वंस एन इंसेक्ट ingest an inactive toxin it converted into a active form, और जब इसमें इंसेक्ट जो होगा वो आएगी तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो होगा वो कन्वर्ट कर जाएगी किस में, तो एक्टिव टॉक्सिन में। मतलब सोचिए आपके पास अस्त्र है लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आक्रमण होगा तभी उसका यूज करेंगे। तो ठीक वैसे ही है, ये जो है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसमें आएगी, इंजेस्ट करेगा तो ये क्या होगा, इनएक्टिव
टॉक्सिन जो होगा वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, पीएच इसके गट का पीएच क्या होता है, एल्कलाइन होता है। विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स, और ये जो इसको क्या करेगी, सोल्यूबलाइज करेगा इस क्रिस्टल को। द एक्टिवेटेड फॉर्म बाइंड टू सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल, ये मिड गट एपिथेलियम सेल के सरफेस पे बाइंड कर जाती है। एंड क्रिएट पोर, और पोर का क्रिएट करेगी। डैट काउज सेल स्वेलिंग, जो सेल के को स्वेलिंग करेगा। एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली काउज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, और ये लाइसिस करेगा और जिसके कारण इंसेक्ट का क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहानी समझिए, इनएक्टिव फॉर्म में पहले रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट उसमें आया तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। किसके कारण, तो इसके गट का पीएच जो होती है एल्कलाइन हो जाती है, और जो ये क्रिस्टल को सोल्यूबलाइज करेगी मिड गट एपिथेलियम में, और ये सेल को स्वेलअप करवा देती है, और वो लाइसिस हो जाता है, मतलब टूट जाती है, जिसके कारण ये जो इंसेक्ट है वो का डेथ हो जाता है, इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। यही बात इसमें दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, नीट में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के ये छोटे से लाइन से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 2008 में और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका, मतलब हर एक लाइन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। देखिए, द जीन cry1AC एंड cry2AB कंट्रोल द कॉटन बॉल वर्म। ये cry1AC और cry2AB जो होगा ये किसको कंट्रोल करेगी, तो कॉटन बॉल वर्म को। डाइट ऑफ cry1AB कंट्रोल कॉर्न वर्म। देखिए cry1AB जो होगा दोस्त वो किसको कंट्रोल करेगी, तो कॉर्न बॉल वर्म को। और cry1AC और cry2AB किसको कंट्रोल करेगी, तो कॉटन बॉल वर्म को। याद रखिएगा, और इसी लाइन से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर को आपको याद रखना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, जहाँ से नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछी जाती है, वो देखिए पेस्ट रेसिस्टेंस, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में भी दिया गया है। इतना जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इससे 2011 में, 2016 में, 2011 में, 2013 और 2019 में क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टॉपिक है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, पेस्ट से रेसिस्टेंट करने वाले प्लांट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, सेवरल निमेटोड पैरासाइट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बींग्स में। देखिए वाइड वेराइटी, जैसे प्लांट हो या एनिमल हो, इसमें किसको इंक्लूड किया गया है, ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड किया गया है। और निमेटोड मेलोइडिडाइनी इनकोग्नेसिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड काउज ग्रेट रिड्यूस इन इंड। देखिए मेलिग्नाइडी इनकोग्नेसिया जो होता है टोबैको प्लांट के रूट को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, उसको क्या करेगी, इन्फेक्ट करेगी, मतलब उसको डिजीज काउज करवाएगी, जिसके कारण इसका जो इल्ड होती है वो कम जाता है, रिड्यूस इल्ड। इसके इल्ड क्या होती है दोस्तों, कम जाती, मतलब पैदावार कम जाएगी। नेमेटोड मेलिग्नाइडी इनकोग्नेसिया ये रूट टोबैको के रूट प्लांट को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, जिसके कारण इसकी इल्ड कम जाती है। और नोबल स्ट्रेटजी वाज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच इज बेस्ड ऑन अ प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक स्ट्रेटजी, नोबल स्ट्रेटजी लाया गया, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस दिया गया, जिसमें जो होती है नेमेटोड मेलिओडिग्नाइज इनकोग्नेसिया जो होता है वो इन्फेक्ट करती है टोबैको प्लांट के रूट को। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस दिया गया था। RNAi टेक प्लेस द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या लिया गया, जितने भी यूकैरियोटिक, देखिए ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार का आप पढ़े होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो इसमें सभी प्रकार के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को लिया गया एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। और इसमें किस मेथड का यूज किया गया, सेलुलर मेथड का यूज किया गया।
दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। इसमें साइलेंस किया गया स्पेसिफिक mRNA को किसके द्वारा? तो कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA के थ्रू। मॉलिक्यूल डाइट बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA, और इसमें किसको प्रिवेंट किया गया, किसके ट्रांसलेशन को? तो mRNA के ट्रांसलेशन, जो साइलेंसिंग प्रोसेस में। अरे साइलेंसिंग प्रोसेस आप लोग पढ़े ही होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, पिछले चैप्टर में तो आप पढ़े होंगे ना जेनेटिक्स में। द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। इसमें RNA जीनोम को और मोबाइल जेनेटिक मटेरियल, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोज एंड रेप्लिकेट वाई एन RNA इंटरमीडिएट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RNA में इंटरमीडिएट को भी क्या कर देता है? रेप्लिकेट कर देती है। तो RNA इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट NCERT का इंपॉर्टेंट लाइन पैराग्राफ देखिए, जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 3 बार क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछा गया है, 2009 में, 12 में और 19 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell। देखिए सेंस और एंटीसेंस दोनों में प्रोड्यूस होता है होस्ट सेल के सेंस और एंटीसेंस RNA में, दोनों में इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम लोग DNA को। These 2 RNAs, ये दोनों RNA कौन? सेंस एंड एंटीसेंस RNAs being complementary to each other, कंप्लीमेंट्री होगा दोनों एक दूसरे के, ठीक है। A double stranded RNA that initiate RNAi interference उसको कहेंगे, and thus silence the specific mRNA of the nematode। और ये साइलेंस करेगी कौन से RNA को? तो स्पेसिफिक mRNA, निमेटोड के स्पेसिफिक mRNA को ये क्या करेगी? साइलेंस करेगी। और बस इतना ही लाइन से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर 10.2, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजिकली एप्लीकेशन का यूज करेंगे, जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इंसुलिन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 2016 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लाइन, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के इंसुलिन बना होगा। पहला होगा चेन ए एंड चेन बी। चेन ए और चेन बी जो फिगर में दिखाएंगे भी आगे, डाइट आर लिंकेड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड ब्रिज से ये लिंकेड होगा कौन? इंसुलिन। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, चेन ए होगी और चेन बी भी होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यही फिगर जो दिया गया है, जिसमें चेन ए और चेन बी भी दोनों दी गई है। ये देखिए फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें चेन ए दिया गया है और चेन बी भी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। देखिए आगे NCERT का इंपॉर्टेंट लाइन को भी देख लेते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन से नीट में देखिए धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2008 में, 2010 में, 2020 में, 21 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सी टाइप पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी पेप्टाइड जो होगा किसमें प्रेजेंट नहीं होगा? तो मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होगा। और रिमूव होगा किसके दौरान? तो मैच्योरेशन के, इंसुलिन के मैच्योरेशन के दौरान ये क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, इन 1983 में एक अमेरिका की कंपनी था जिसका नाम था इली लिली कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी, प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग ए एंड बी। ये 2 DNA सीक्वेंस को प्रिपेयर किया, किसके करस्पॉन्डिंग? तो करस्पॉन्डिंग ए और बी के करस्पॉन्डिंग। चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन
एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड इकोलॉय। ये ह्यूमन इंसुलिन के चेन को प्रोड्यूस करवाया और किस में इंट्रोड्यूस किया, किस में डाला, तो इकोलॉय के प्लाज्मिड में डाला एंड प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। और किसका निर्माण किया, तो इंसुलिन चेन का निर्माण किया। याद रखिएगा इंसुलिन चेन का निर्माण करने वाले कंपनी का नाम क्या है, तो इली लिली कंपनी है। और कई बार इससे सवाल पूछा गया ये कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है। कितना ईस्वी में ये काम किए थे, तो 1983 ईस्वी में ये काम किए थे, 1983 में, ठीक है, 83 में। चैन ए एंड चैन बी बियर प्रोड्यूस सेपरेटली। ये जो होगा चैन ए और चैन बी जो होगा सेपरेटली प्रोड्यूस होगा। एग्जेक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। और ये क्रिएट करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में, तो ह्यूमन इंसुलिन के फॉर्मेशन में। तो उम्मीद करते हैं ये सारा लाइन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी लाइन और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है, तो इसको अभी आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है जीन थेरेपी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इस टॉपिक से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है, इतना ही लाइन से। ये जो मैं कवर किया हूँ इतना लाइन से 2021 में, 2012 में, 2013 में, 2016 में, 2020 में, 2021 में कंटिन्यूअस रूप से सवाल पूछा जाता है। तो चलिए जीन थेरेपी देखेंगे। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड। ये मेथड का कलेक्शन है। डाइट अलाउ करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट। जो जीन के डिफेक्ट के को क्या करती है, अलाउ करती है। डाइट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन चाइल्ड या एम्ब्रायो के में को डायग्नोस करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी का यूज करेंगे। मतलब भ्रूण में ही या बच्चे जब माँ के गर्भ में रहता है उस समय उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाती है, तो उसको क्योर करने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी का यूज करते हैं। देखिए अगला जो ये लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय 1990 टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। एक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जिसमें सबसे पहले जीन थेरेपी का यूज 1990 ईस्वी में किया गया था। विथ एडिनोसिन डायएमिनेज ADA डेफिशिएंसी। ये जो गर्ल थी इसमें कौन सा बीमारी था, एडिनोसिन डायएमिनेज ADA डेफिशिएंसी। और ये ADA डेफिशिएंसी कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया। आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, चाहे एलिन का उठाइएगा, चाहे आकाश का या PW का या न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का या जिसका भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे वो अनअकैडमी का क्यों ना, किसी का भी टेस्ट सीरीज उठाइएगा, अगर फुल मॉक टेस्ट देंगे तो कभी न कभी ये क्वेश्चन जरूर टकराएगा। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये जो एंजाइम होता है बहुत क्रूशियल है, इम्यून सिस्टम के फंक्शन को प्रोवाइड नहीं करने देती है, मतलब वो जो फंक्शन वो करने नहीं देती है। दिस डिसऑर्डर इज काज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन। ये जो डिसऑर्डर होती है किसके कारण होती है, तो जीन का डिलीशन हो जाता है। फॉर एडिनोसिन डायमिनेज के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इस जीन का डिलीशन हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारी ADA बीमारी होता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डायमिनेज बीमारी होता है। जो किस में हुआ था, 1990 ईस्वी में 4 ईयर एक गर्ल थी, तो सबसे पहले इसमें जीन थेरेपी का यूज किया गया था। और बस इतना ही लाइन से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछी जाएगी, तो याद रखिएगा। जीन थेरेपी के लास्ट के पैराग्राफ देखिए, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ADA बीमारी को कैसे क्योर करेंगे उसके बारे में ही दिया गया। अब फंक्शन ADA एडिनोसिन डायमिनेज जो होता है, CDA यूजिंग रेट्रोवायरस, जिसमें हम लोग रेट्रोवायरस का भी यूज करेंगे। कौन सा वायरस का, रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द लिम्फोसाइट। ये किस में इंट्रोड्यूस करेंगे, लिम्फोसाइट में। विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू पेशेंट। और सब्सिक्वेंटली जो किस में रिटर्न हो जाती है, पेशेंट में। हावेयर एज दिज सेल आर नॉट इमॉर्टल। ये जो सेल है ये इमॉर्टल नहीं है।
द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। ये जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट है, इसमें पेशेंट का पीरियोडिकली मतलब बार बार रिक्वायर्ड होता है कि ये हो उसमें। हाउ बियर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मेरो सेल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीन को आइसोलेटेड करेंगे किसके, थोड़ा तो बोन मेरो सेल के सेल से प्रोड्यूस एडीए जो एडिनोसिन डायमिनेज प्रोड्यूस करती है, उस सेल को हम लोग, उसके जीन को हम लोग मेरो सेल से क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे इनटू सेल एट एम्ब्रायो स्टेज में ही इस सेल को हम लोग निकाल लेंगे, आइसोलेटेड कर लेंगे। इट कुड बी परमानेंट क्योर, जिसके कारण ये जो एडीए बीमारी है जो 4 साल की गर्ल में 1990 ईस्वी में हुआ था, वो परमानेंट क्योर हो जाएगा। मतलब परमानेंटली जब एम्ब्रायो स्टेज में बच्चा होगा उसी समय हम लोग उसके मेरो सेल से ये जो जीन है, एडीए काज करवाने वाली जो जीन है, उसको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे, तो ये बीमारी पूर्ण रूप से क्योर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीट में ये सब लाइन से निश्चित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जिसका प्रूफ मैं नीट एग्जाम के बाद दूंगा। तो याद रखिएगा दोस्त, समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मोटिवेट होकर के स्टडी कीजिए। ये सबसे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। तो अगला टॉपिक दिया गया है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लाइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है 2021 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं। रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको एलाइजा भी कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3। रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर भी कहेंगे, और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसको एलाइजा भी कहेंगे, आर सम द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। इसका यूज हम लोग अर्ली डायग्नोसिस में करेंगे, ये 3 मेथड का, रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का और एलाइजा का, 3 ये जो मेथड है इसका यूज हम लोग अर्ली डायग्नोसिस में करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अ सिंगल स्टैंडर्ड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो किससे टैग होता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग करता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कहेंगे, प्रूफ्स इज अलाउ द हाइब्रिडाइज टू कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलो बाय डिटेक्टिंग यूजिंग रेडियो ऑटोग्राफी। इसमें रेडियो ऑटोग्राफी का यूज करेंगे। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी का हम लोग यूज करेंगे। द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन, क्लोन के पास क्या होता है दोस्तों, म्यूटेड जीन होगा। विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, जो कहाँ पे अपीयर नहीं होती है, फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं करेंगे, नहीं होती है। बिकॉज द प्रूफ्स का मतलब क्या यहाँ पे देखे हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रूफ्स विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेड जीन। ये क्यों फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखाई देती है, अपीयर क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये इसके पास कम्प्लीमेंट्री जीन जो होता है, कम्प्लीमेंट्री म्यूटेड जीन के साथ कम्प्लीमेंट्री नहीं शो करती है, जिसके कारण ये जो फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है उस पर अपीयर नहीं करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन सेफ्टी से रिलेटेड और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इथिकल इशू, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए इससे 3 बार, बस इतना ही लाइन से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। GEAC, जिसका फुल फॉर्म होगा जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GEAC फुल फॉर्म पूछा जा सकता है नीट में, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द validity of GMA, genetically modified organism, research and safety of introducing of GMA organism for public service। देखिए
ये GEAC क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये क्या है, ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है क्या? तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है किसके वैलिडिटी के लिए? तो GM रिसर्च जो हम लोग कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कोरोना महामारी हुआ था, तो कोरोना जो बीमारी हुआ था उसका वैक्सीन बनाया गया। तो वो क्या वैक्सीन बनाया तो यूज़ किया गया नहीं, उसको ट्रायल पे ले गया गया, उस पर यूज किया गया, रिसर्च किया गया, दूसरे ह्यूमन से रिलेटेड जैसे काव पे रिसर्च किया गया। जब पाया गया कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तब जा कर के मास पॉपुलेशन, ह्यूमन के मास पॉपुलेशन के लिए भी इसका यूज की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैलिडिटी, ये डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च के वैलिडिटी को प्रोवाइड करवाती है, इसके लिए डिसीजन लेती है। और सेफ्टी फॉर इंट्रोड्यूसिंग GMA ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस में GMA का जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और GM ऑर्गेनिज्म का, इसके लिए भी ये कंट्रोल करके रखती है, ये कंट्रोल करती है। तो दो चीज़ को कंट्रोल करेगी, वैलिडिटी ऑफ GMA रिसर्च और उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाएंगे GMA ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। तो इसमें भी तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए तो आगे का इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग देखते हैं। JEAC हम लोग देख लिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को हम लोग देख लिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था किस पर टाइप का, वो भी देख लिए। फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा। इन 1997 में एन अमेरिकन कंपनी गुड पेशेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। देखिए 1997 में एक अमेरिकन कंपनी क्या किया, बासमती राइस पे अपना पेटेंट प्राप्त कर लिया। किससे? US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से ये बासमती राइस का पेटेंट प्रोवाइड कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। और उसके अकॉर्डिंग कि ये बासमती राइस जो है उसका निर्माण वो खुद ही किए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारत में ही बासमती राइस का खोज और निर्माण किया गया, और सदियों से, लाखों वर्ष पहले से ही इसका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप भी अपने घर में ज़रूर बासमती चावल का यूज किए होंगे, कितना स्वादिष्ट लगता है और कितना अच्छा लगता होगा। द न्यू वेराइटी ऑफ बासमतीज हैज़ एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर एंड वेराइटी। ये जो न्यू वेराइटी बासमती का है वो कहाँ से डिराइव किया गया था? तो इंडियन फार्मर के वेराइटी से डिराइव किया गया था, मतलब प्राप्त कर लिया, मतलब चोरी कर लिया था। तो अमेरिका जैसे देश तो अक्सर विश्व में कहीं भी अगर अच्छा चीज़ हो तो वो उसको चोरी कर ही लेता है, खास करके चीन भी ये करता है। तो ये जो कहानी है अमेरिकन कंपनी से रिलेटेड है, बासमती राइस पे पेटेंट प्राप्त कर लिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ईस्वी है 1997 ईस्वी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बायोपैरेसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बायोपैरेसी 2028 में क्वेश्चन पूछा गया है। बायोपैरेसी इज अ टर्म यूज टू रिफर टू यूज ऑफ बायो रिसर्च। बायोपैरेसी एक टर्म है जिसका यूज किया जाता है बायो रिसर्च के यूज के लिए बाय मल्टीनेशनल कंपनी। बायो रिसर्च का यूज मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किया जाता है। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना कोई ऑथराइजेशन का अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनी किसी बायो रिसर्च को यूज करेंगे फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कम्प्लीमेंट्री पेमेंट। देखिए कोई भी कंट्री या किसी भी पीपल को जो उसका खोज किए हैं उसके प्रॉपर पेमेंट दिए हुए, उसके बिना आदेश लिए हुए अगर कोई बायो रिसर्च को कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी ऑथराइजेशन, मतलब कोई भी प्रॉपर ऑथराइजेशन, छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, कोई भी लोग अगर कोई बायो रिसर्च का यूज जो कंट्री या जो पीपल उसका पहले खोज करता थे उसके बिना यूज किए अनुमति प्राप्त किए हुए अगर यूज करता है तो इसी को हम लोग बायोपैरेसी कहेंगे। सिंपल याद रखिएगा, चाहे कोई कंट्री चाहे कोई लोग अगर किसी प्रॉपर चीज़ का खोज किया, सदियों से उसका यूज कर रहा है, तो उसका बिना अनुमति का बायो रिसर्च का यूज करता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी या प्रॉपर ऑथराइजेशन, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बायोपैरेसी कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बातें समझ में आ गया होगा। दोस्त लास्ट टॉपिक था जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये
इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है और इतना कम समय में इसको हम लोग रिवाइज कर लिए। अब इसको बार बार आप एक बार देख लीजिए, पहला बार समझ में नहीं आए तो फिर स्पीड बढ़ा के देखिए, फिर दूसरा बार, तीसरा बार, मतलब 3-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नीट में नहीं पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लास्ट 30 ईयर का या 10 ईयर का क्वेश्चन बना लीजिए प्रीवियस ईयर, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, तो सारा क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन बताना हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसका पीडीएफ के लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा पीडीएफ लेकर के, और एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा तो और टाइम आपका बच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।